हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। हम राष्ट्रीय आय तथा इससे संबंधित धारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इसमें देखा था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, और फिर हमने देखा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। इससे संबंधित हमने विभिन्न अवधारणाएं देखी। सबसे पहले हमने देखा कि जो जीडीपी है वो क्या होती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कह लीजिए कि एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा या फिर एक देश के सामान्य निवासी में तो जीएनपी रहता है, तो जीडीपी में क्या रहता है, एक देश में एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। अगर हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देंगे तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अगर एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है, और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है। जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है इसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, और जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसको हम घरेलू आय का नाम देते हैं। इतना हमने देख लिया था। फिर उसके हमने राष्ट्रीय प्रयोज्य आय देख लिया था, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय देख लिया था, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय के बारे में हमने इसका देख लिया था। फिर हमने निजी आय देख लिया था, व्यक्तिक आय देख लिया था, व्यक्तिक प्रयोज्य आय हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर रहता है। बेसिकली इसमें हमने 3 अंतर देख लिए थे। फिर उसके बाद हमने व्यक्तिक आय और राष्ट्रीय आय में जो मुख्य अंतर पाए जाते हैं वो भी हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय का माप किस तरीके से किया जाता है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो मुख्यतः राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी विधि होती है आय विधि, तीसरी होती है व्यय विधि। कई लोग उत्पाद विधि और ये जो है मूल्य वृद्धि विधि इसको अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ है कि आप उत्पाद विधि कह लीजिए या वैल्यू एडेड मेथड कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। अब जैसा कि आपको उत्पाद विधि इसके नाम से ही दिख रहा है कि जो भी वस्तुओं व सेवाओं का एक वर्ष में उत्पादन किया जा रहा है घरेलू सीमा के अंतर्गत, जो भी अंतिम वस्तु है सेवाओं का एक वर्ष में जो भी उत्पादन किया जा रहा है उनके जब उत्पादन का जब हम जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो उससे हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। उत्पाद विधि में हम उत्पाद को लेते हैं। और मूल्य वृद्धि है कि यह मूल्य वृद्धि को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा चलो आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसान ने 1 क्विंटल गेहूं उगाया और गेहूं के लिए वो पहले बीज लाया था 200 रुपये में। फिर उसने सोचा कि गेहूं उग गया तो वो गेहूं को बेचने गया किसी आटा फैक्ट्री में, और उसने उस आटा फैक्ट्री को बेचा 600 रुपये में। 200 रुपये तो उसकी खुद की प्राइस थी और 400 रुपये उसने खुद का प्रॉफिट ऐड कर लिया, और 600 रुपये में उसने एक उस मालिक को बेच दिया आटा मिल को। जो है 200 रुपये है, अब वो तो किसान की लागत थी जो उसने खरीदा था, और 400 रुपये ये है मूल्य वृद्धि उसने कर दी कि 400 रुपये उसने और जोड़ के उसको आटा मिल को उसने बेच दिया था। ये मूल्य वृद्धि कहलाती है। जो है मूल्य वृद्धि का अगर डेफिनेशन देना चाहे तो जो उत्पाद का मूल्य है माइनस मध्यवर्ती
मध्यवर्ती उपभोग को अगर घटा दिया जाता है तो मूल्य वृद्धि का आ जाता है। अब इसको हम एक टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि मूल्य वृद्धि का आकलन किस तरीके से किया जाता है। जो सबसे पहली टेबल है उसमें दे रखा है वस्तु या मद प्राप्त करने वाला उद्यम, दूसरे में दे रखा है उत्पाद का मूल्य, तीसरे में दे रखा है मध्यवर्ती वस्तु की लागत या मध्यवर्ती उपभोग, और जो चौथा है वो दे रखा है मूल्य वृद्धि। सबसे पहले मान लीजिए किसान की हम बात करते हैं। किसान ने कहीं से बीज लिया 200 रुपये में गेहूं उगाने के लिए। तो किसान के लिए बीज क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गई जो उसने कितने में ली, 200 रुपये में। देखिए मध्यवर्ती वस्तु और एक होता है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जिसको हम आगे उत्पादन के लिए प्रयोग में करते हैं, और अंतिम वस्तु है वह होती है जिसको हम स्वयं उपभोग के लिए यूज में लेते हैं। अगर हम किसी वस्तु को आगे फैक्ट्री में ले जाके उसका कुछ माल तैयार करके बाजार में बेचते हैं तो वो क्या कहलाएगी, मध्यवर्ती वस्तु। और कोई वस्तु अगर उसको उपभोक्ता सीधा खर्च कर रहा है तो वो क्या कहलाती है, फाइनल गुड। तो किसान के लिए बीज क्या थी, मध्यवर्ती वस्तु थी, क्योंकि उसने उससे क्या करा, गेहूं का उत्पादन करा। तो मध्यवर्ती वस्तु की कीमत कितनी थी, 200 रुपये। किसान इसमें क्या करता है, 400 रुपये अपने प्रॉफिट के जोड़ लेता है, जो भी उसने मेहनत करी है और कुछ करी है जिससे वो अपने परिवार को गुजारा भत्ता कर सके, और इसमें 400 रुपये जोड़कर 600 रुपये में ये किसको बेच देता है, आटा मिल को। जो भी आटे का फैक्ट्री के मालिक हैं वो उनको 600 रुपये में अपना 1 क्विंटल गेहूं किसान बेच देता है। तो किसान ने 200 रुपये में बीज खरीदा जो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु थी, 200 रुपये के बीज। उसने अपना प्रॉफिट ऐड करा 400 रुपये, और 600 रुपये में उसने किसको बेच दिया, इसको आटा मिल को। तो जो गेहूं की कीमत कितनी है अपने पास, 600 रुपये। 600 रुपये में इसने किसको बेचा, आटा मिल वाले मालिकों को। अब जो आटा मिल वाले मालिक हैं वो क्या करते हैं कि मान लो उसने ब्रेड बनाई आटे से, और ब्रेड बनाने में जो उसका खर्चा आया और जो भी है, तो उसने उसके क्या ऐड कर दिए, 200 रुपये और ऐड कर दिया कि मेरे इसमें 200 रुपये की लागत लग गई, कुछ मेरा खुद का प्रॉफिट भी है। तो ब्रेड बनाने का खर्चा आटे के तो 600 रुपये तो है ही, उसने खुद के 200 रुपये और ऐड करके उस ब्रेड की कीमत कितनी कर दी, 800 रुपये। कि भाई अब ये ब्रेड है, ये जितनी भी 1 क्विंटल गेहूं की ब्रेड बनी है ये कितने रुपए की है, 800 रुपये की है। अगर ये ब्रेड सीधा ही अगर उपभोक्ता यूज कर लेता है तो क्या कहलाएगी, फाइनल गुड। लेकिन अभी आटा मिल वाला क्या करता है, इस ब्रेड को किसको बेच देता है, बेकरी वाले को 800 रुपये में। इसने इसको बेच, तो ये क्या भी मध्यमवर्ती वस्तु, क्योंकि इसका कोई उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो बेकरी वाले ने 800 रुपये में इससे खरीदी। तो ये बेकरी वाला जो आटा मिल से ब्रेड लेके आया या और कुछ करके आया, तो ये क्या कहता है कि यार मेरे तो इतना पेट्रोल लग गया, मेरा खुद का प्रॉफिट भी है, तो वो भी इसमें अपने 200 रुपये और जोड़ देता है, और ब्रेड की कीमत कितनी कर देता है वो, 1000 रुपये। कि अब भाई ब्रेड की कीमत कितनी है, 1000 रुपये है, क्योंकि इसमें मेरा खुद का भी प्रॉफिट है, और इसमें थोड़ा बहुत वो चेंजेस भी कर देता होगा ब्रेड में, कि चलो सैंडविच बना दिया और कुछ कर दिया, जो भी है वो इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें अपने 200 रुपये प्रॉफिट के जोड़ के उसकी ब्रेड की कीमत कितनी कर देता है, 1000 रुपये। अगर यहाँ पर ये इस ब्रेड को सीधा ही उपभोक्ता 1000 रुपये का यूज कर लेता है तो ये क्या अंतिम वस्तु है। लेकिन अब ये बेकरी वाला मालिक भी क्या करता है, बेटा 1000 रुपये में ये दुकानदार को इसको दे देता है कि अब ये ब्रेड है, अब आप लो और इसको बाजार में 1000 रुपये में मैंने तो आपको दे दी। तो दुकानदार एज इट इज 1000 रुपये में तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि दुकानदार को भाई अपने बाल बच्चे पालने हैं। तो दुकानदार के लिए जो 1000 रुपये ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु की लागत है, क्योंकि ये 1000 रुपये है उसकी मध्यवर्ती वस्तु की, ब्रेड की जो भी लागत है। तो दुकानदार क्या करता है, इसमें अपने प्रॉफिट के या लाभ के 200 रुपये और ऐड करके ब्रेड की कीमत करता है 1200 रुपये। और 1200 रुपये में ये क्या करता है, उपभोक्ता को वो ब्रेड बेच देता है। अब यहाँ जो है ये है जो फाइनल गुड है, कि 1200 रुपये में किसी वस्तु को ये बेच रहा है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया कि ये जो मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु की लागत है 200, 600, 800, 1000, और मूल्य वृद्धि कर रहा है, 400 की करी, फिर 200 की, फिर 200 की, फिर 200 की, और आखिरी में कोई चीज़ उपभोक्ता को मिली 1200 रुपये में।
या तो हम एक काम करें कि एक फाइनली हम कर दें कि यार हमने 3600 रुपये में दिया, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसान को 600 रुपये की पड़ी, 600 रुपये से किसान ने बेचा 800 में, 800 से गया ये 1000 में, और 1000 से गया 1200 में। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो ये क्या है, हमारे उत्पाद का मूल्य कितना आ जाएगा, 3600 रुपये में। और इस 3600 रुपये में 2600 रुपये तो क्या है, उसकी लागत आई थी, और 1000 रुपये इन्होंने अपना प्रॉफिट का जोड़ के उपभोक्ता को बेचा था। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इसमें आगे चलते हैं कि जो है एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये हम देख चुके हैं कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। और अगर हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी जोड़ दें तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, घरेलू आय भी कहते हैं। अगर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो बेसिकली उत्पाद विधि में उत्पाद के मूल्यों अंतिम मतलब जो भी अंतिम वस्तुओं का जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसके मूल्य को इसमें जोड़ के चला जाता है। अब उत्पाद विधि से संबंधित कुछ सावधानियां हैं, ये आप देख लेना। जो इसमें पहले है, आपको याद रखना जरूरी है कि जब भी हम पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो इसको मूल्य वृद्धि में या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई स्कूटर खरीदा और आप अब अपना पुराना स्कूटर बेचना चाह रहे हैं, तो जो आप पुराना स्कूटर अपना बेच रहे हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने खरीदा था इसको उस समय शामिल कर लिया गया है। दूसरा कहता है कि पुरानी वस्तुओं की बिक्री की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। मान लीजिए आपने अपना स्कूटर बेचा और आपके बीच में कोई बिचौलिया है, वो बिचौलिए ने कहा कि यार आपका स्कूटर अगर 10,000 में बिकेगा तो मैं 1,000 रुपये मेरा कमीशन लूंगा या दलाली लूंगा। तो ये जो 1,000 रुपये आपने उस दलाल को दिए हैं, ये एक तरीके से उसकी क्या हो गई, आय हो गई उस दलाल के लिए। तो जो आप दलाली दे रहे हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि सेकेंड हैंड वस्तु के मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उसके बदले में जो आप दलाली दे रहे हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा है, सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। जो स्वलेखा उत्पादन के सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। जो भी उत्पादन इकाइयाँ होती है वो स्वयं के लिए भी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है कि चलो यार इसको मैं अपने यूज के लिए रख लेती हूँ, बाकी में मार्केट में बेच देती हूँ। जो स्वयं उपभोग के लिए जो करते हैं उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चौथा है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये आप याद रख लेना, जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिनको उपभोक्ता यूज नहीं कर रहा और उसको आगे प्रोडक्शन के लिए हम भेज देते हैं, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। पांचवा, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, कि स्वयं के लिए जो हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसका जो मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय में हम शामिल करते हैं। सिक्स्थ है, जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है। मान लीजिए आप खुद के मकान में रह रहे हैं तो आपके मकान का जो किराया होना चाहिए था उसको भी राष्ट्रीय आय में हम शामिल करते हैं। एक तरीके से माना जाता है कि आप खुद को ही किराया दे रहे हैं। जिस सरकार द्वारा कई बार हाउस रेंट दिया जाता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सेवंथ है, स्वयं उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनका मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है। मान लीजिए कोई टीचर है और वो अपनी सेवाएं स्वयं को ही दे रहा है, खुद को ही पढ़ा रहा है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी है कि उसका वो मूल्य किस तरीके से लगाएगा, कि मैं खुद के हिसाब से पढ़ रहा हूँ तो इसका क्या मूल्य लगाऊं, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता सेवाओं को। जबकि स्वयं उपभोग वस्तुओं को तो शामिल किया जाता है, जबकि स्वयं उपभोग सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।
8th है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पाद को शामिल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही वस्तु की कीमत को 2 बार गिन लेते हैं, तो इस चीज से बचने के लिए हम केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के माप में उत्पाद विधि से को देखा है। इसमें मूल्य वृद्धि का मतलब हमने देखा कि मूल्य वृद्धि का क्या मतलब होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, और इसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। फिर हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय से संबंधित क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि पुरानी वस्तुएं, सेकेंड हैंड गुड्स का इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि उसके बदले में जो दलाली दी जाती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता, फाइनल गुड्स को इसमें शामिल किया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसको शामिल किया जाता है, जबकि स्वयं उपभोग सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जो मकान का किराया मकान मालिक अपने आप को ही देता हुआ मानते हैं, उसका भी इसमें शामिल किया जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम आय विधि के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम व्यय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, हो सके तो किताब से पढ़ना, और आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।